नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने योम जमहूरिया कैंप 2026 का किया दौरा। आर्मी एहलकारों से की मुलाकात, परेड की तैयारियों का लिया जायजा। वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के नलनपुरा में पतंग मेले में करेंगे शिरकत। त्यौहार की खुशियों में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात और दस्तयाब होने पर काश्तकारों में मुनाफे की उम्मीदें बढ़ गई। इन सहूलियात ने पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया, काश्तकारों का बयान। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में संक्रांति भोगी त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अवाम ने भोगी के अलाव रोशन किए, अहल खाना के साथ तकरीबात में लिया हिस्सा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के दौरे पर रवाना होंगे। नायब सदर जमहूरिया अपने दौरे के दौरान कोयम्बटूर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से नायब सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के इलाके निरानपुरा में मुनक़िद होने वाले पतंग मेले में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमित शाह बीजेपी के कायदीन और कारकुनों के साथ त्यौहार की खुशियों में शामिल होंगे। इस ज़मीन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में पार्टी के कारकुन और मुकामी शहरियों की शिरकत मुतवक्किल है। मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुसल्लह अफ़वाज के साथ फ़ौजियों के दिन की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात और क़ुरबानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये तक़रीब मुल्क की सलामती में साबिक़ फ़ौजियों के अहम किरदार को उजागर करने के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव के अख्तामी इजलास में शिरकत की। इस तकरीब के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा को गोरखपुर रत्न से नवाजा। तकरीब के दौरान गोरखपुर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश सिर्फ चंद सालों में एक बेहतरीन रियासत में तब्दील हो गया है। हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आर्म्ड वेटरनरीज डे के मौके पर जयपुर में साबिक़ फ़ौजियों से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में फ़ौज के रिटायर्ड ओहदेदार और जवान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनरल उपेंद्र मुल्क के लिए फ़ौजी जानबाजों की खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश करेंगे। हिंदुस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने योम जमहूरिया परेड कैंप 2026 का दौरा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कैंप का तफसीली मुआयना किया, आर्मी एहलकारों से मुलाकात की और परेड की तैयारियों का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि रिपब्लिक डे परेड हर साल 26 जनवरी को मुल्क की शान व शौकत और फ़ौजी क़ुव्वत को ज़ाहिर करने के लिए मुनक़्क़िद की जाती है। General Upinder Dwivedi is schooling from Science School, Gujarat. He is an alumnus of the National Defence Academy, Hyderabad.
तारीखी शहर आगरा ताजमहल पर 371वां शाहजहां का उर्स 15, 16 और 17 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले सालों की तरह उर्स के आखिरी दिन ताजमहल के तहखाने में वाक़ शाहजहां और मुमताज़ महल के मकबरों पर हिंदुस्तानी सतारंगी चादर पेश की जाएगी। हर साल 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ तहखाने के इफ्तिताह के साथ होता है। ये चादर जो है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है, जो 17 तारीख को ताजमहल के अंदर चढ़ाई जाएगी और सुबह से लेकर शाम तक ताजमहल निःशुल्क रहेगा। इस चादर का नाम है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर। ये समस्त धर्मों की चादर है, किसी एक संस्था की या किसी एक मजहब की नहीं है। इसको लेके एक पैगाम जाता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, कि शाहजहां बादशाह की एक उर्स ऐसा होता है जिसमें सब लोग अपनी आस्थाएं लगा के इसको चादर को बनाते हैं और चढ़ाते हैं। एक पैगाम है मोहब्बत का। ये चादर नहीं, एक पैगाम है कि इस देश के अंदर आज भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इस चादर के ज़रिए एक पैगाम देने का काम किया जा रहा है कि जिस तरीके से शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी के अंदर ताजमहल को बनाया, उसी मोहब्बत को बरकरार रखते हुए आज ये सतरंगी चादर ताजमहल की दरगाह पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये एक बहुत समय से ताजमहल की चादर से और शुरू हुआ है, जब से चली आ रही है। ये हमारे दादा परदादा बनाते चले आ रहे हैं। अब ये मैं बनाता हूँ इस चादर को, और ये हमारी कमेटी के सारे लोग मिल के अपने दिल से आस्था से निःशुल्क शाहजहां मुमताज़ की चादर बनाई जाती है। सारे धर्म के लोग मिल के इसको अपने खूब। जम्मू कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात दस्तियाब होने के बाद सेब के काश्तकारों को बेहतर मुनाफे की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर लासीपुरा पुलवामा ज़िले में वाक़ है। काश्तकारों का कहना है कि बर वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने उनकी फसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। काश्तकारों ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात ने उनकी पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर कीमतों के हुसूल में अहम किरदार अदा किया है। जो हार्वेस्टिंग उसमें पीक पर है उस टाइम, मगर जो यहाँ का बाहर जाने का रास्ता है वो बिल्कुल क्लोज़ था, बंद हो गया। बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा ग्रोअरों को, यानी हमारे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा उस टाइम, क्योंकि हमारा एक जो सहूलियत है वो इस कोल्ड स्टोर है। जिन्होंने कोल्ड स्टोर में माल डाला उसको ठीक ठाक मुनाफा मिला। इस टाइम स्टोरों में माल सेफ रहता है। अभी बोलेगा आज रेट कम है, आज नहीं चैम्बर खुलवाऊँगा, 10 दिन या महीने के बाद खुलवाऊँगा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जो इधर है, इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। जो अच्छे माल निकल रहे हैं उसकी रेट सही है। अब जो जिसमें कलर इशू है उसमें प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ग्रोवर्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए यही होना चाहिए कि प्रीमैच्योर स्टेजेस पे फ्रूट की कटिंग ना की जाए। हमारा जो हार्वेस्टिंग उसमें उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में संक्रांति के मौके पर अकीदतमंद संगम पर जमा हुए हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले अकीदतमंदों ने आस्थाना की डुबकी लगाई और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पूजा अर्चना की, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लेटरिन बाथरूम सब सुविधा सब अच्छी अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छो करियो मोदी जी, योगी जी ने बहुत अच्छो करियो जनता का लिए। सब गुंडागिर्दी भगाई दिया, सब व्यवस्था कर दी, सब अच्छो करियो, खूब अच्छो करियो भैया। हाँ नहीं, स्नान करने के लिए आया। नहीं है, हाँ नहीं है, अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों का ज़बरदस्त हुजूम देखने में आया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NK पांडे ने कहा कि आज सुबह तक तकरीबन 9.5 लाख अकीदतमंदों ने संगम में मुक़द्दस डुबकी लगाई। वहीं मघ मेले के उहदेदार ऋषिराज ने कहा कि मेले के दौरान सिक्योरिटी, सफाई, तिब्बी सहूलियात और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तमाम महकमे चौकस हैं। अकीदतमंदों की सहूलत और हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज रात 12 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। यद्यपि तिथि जो है 15 की है, लेकिन आज भी लोग स्नान कर रहे हैं और काफी संख्या में स्नान 12 बजे से प्रारंभ हो गया है। सुबह 6 बजे तक लगभग हमारा अनुमान है कि 9.5 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है, और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी जल पुलिस तैनात है, सिविल पुलिस तैनात है, PSC के जवान है,
हमारे एटीएस के जवान भी हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, आरएफ के लोग लगे हुए हैं और जगह जगह पर यातायात के पुलिसकर्मी भी हैं जो श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं पार्किंग में जाने के लिए। और श्रद्धालुओं की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने नो व्हीकल जोन भी घोषित किया है ताकि श्रद्धालु मेले में पैदल आएं, उनको कोई असुविधा न हो। मेडिकल की आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है और साथ में काफी संख्या में एम्बुलेंस हैं, जिसको जरा से भी कोई दिक्कत हो रही तुरंत उनको एम्बुलेंस लेकर के जा रही हैं। तो चिकित्सा के भी पर्याप्त इंतजाम है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल सख्त स्नान चल रहा है और पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है। आज 14 जनवरी को पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति का स्नान होता है, लेकिन इस बार क्योंकि मकर संक्रांति 15 तारीख को आ रही है तो आज भी लोग स्नान कर रहे हैं। एकादशी का भी के पर्व पे भी स्नान हो रहा है और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है लगभग 6 बजे तक 9.5 लाख लोगों ने हमारे लगभग 7 सेक्टरों में जो हमारे लगभग 3.5 किलोमीटर घाट उपलब्ध है उन पे स्नान किया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हमारे वॉच टावर से, हमारे ICCC में जो हमारे 400 से अधिक कैमरा लगे मेला क्षेत्र में उनसे मॉनिटरिंग हो रही है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए हमारी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है, हमारी इमरजेंसी व्यवस्था है और हमारे सफाई मित्र भी घाटों पे मौजूद हैं और निरंतर रूप से वहां पे घाटों पे सफाई सुनिश्चित करा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं, हमारे सभी जो श्रद्धालु हैं, हमारे पूजनीय संत महात्मा हैं कि सनातन धर्म में परंपरा की सबसे बड़ी मान्यता है और सारे कार्य परंपरा के ही अनुरूप किए जाते हैं। क्योंकि माघ मेला में किसी प्रकार के अमृत स्नान या शाही स्नान की परंपरा नहीं है, तो इसीलिए किसी भी प्रकार का हम लोग परंपरा से विरुद्ध जाकर के कोई नया चीज करने का हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। और हैदराबाद के पीरजादी गुड़ा और दिगर मुकामात पर अवाम ने संक्रांति भोगी का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। त्यौहार के एक हिस्से के तौर पर अवाम ने सुबह के औकात में भोगी के अलाव रोशन किए और अपने अहल खाना के साथ तकरीबात में हिस्सा लिया। संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शानदार पैमाने पर मनाया जाता है, जो इतिहाद, सखावत और रिवायत की अक्कासी करता है। अवाम ने कहा कि भोगी को रिवायती अंदाज में मनाने से सखावती इक़दार को तक़वियत मिलती है। Uttarayana Punyakalam. It is Devada's early morning days, we are saying. So it's very auspicious and prestigious day we are celebrating with Bogi Mantalu is sun's sign in this recording that we are celebrating the Bogi Mantalu, and after the next day is coming Sankranti. The third day is Kanuma, is festival of what is called Avulu. Actually, it is a South Indian festival, basically farmers harvesting purpose, and moreover the direction of sun also changes here. So that Bogi, the first day we will celebrate by removing negativity from all the universe, and we light the bonfire for the to bring the positivity and pray for Agni. Uttarayana Punyakalam. आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के सेवानाथ चिन्नी ने विजयवाड़ा में संक्रांति त्यौहार के ज़िमन में भोगी फेस्टिवल मनाया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद भी दी। For these 3 days, I wish Telugu people should celebrate this Sankranti and happy Sankranti to each and everyone. Once again, the Sankranti is mainly the rural festival. Now it is being celebrated everywhere in the urban areas. So these 3 days, the people from different areas are coming to their own villages, spending time with their relatives, and also they have a very good, and we had around 7 days holidays for this Sankranti. I wish each and everyone happy Sankranti. Sankranti for these 3 days, I wish Telugu people should celebrate this Sankranti and happy Sankranti to each and everyone. Once again, the Sankranti is mainly the rural festival. Now it is being celebrated.
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विजयवाड़ा एनटीआर जिले के कैदीन ने आज संक्रांति त्यौहार के ज़िम्मन में भोगी फेस्टिवल मनाया। इस मौके पर उन्होंने पीपीपी मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा पॉलिसी तलबा के हक में नहीं और इसे फौरी तौर पर नजरसानी की ज़रूरत है। గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీల వ్యతిరేకంగా ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఉందో ఆ జీవో కాపీని అన్ని కూడా ఈరోజు భోగి మంటల్లో వేసి ఇప్పటికైనా దేవుడు ఒక ఆశీస్సులతో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మంచి బుద్ధి ప్రసాదించాలని చెప్పని దేవుని కోరుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళు తీసిన ప్రతి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి మేము పోరాటం. राजस्थान के जयपुर में संक्रांति के मौके पर हजारों पतंगे बनाई जाती हैं। तारीखी गुलाबी शहर में ताजिर और कारीगर इस त्यौहार की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। जयपुर में हांडीपुरा और रामगंज पतंग बाजार मुल्क के सबसे बड़े बाजारों में से एक समझे जाते हैं, जो राजस्थान के अलावा कई रियासतों को पतंगे सप्लाई करते हैं। ताजिरों का कहना है कि संक्रांति के मौके पर पतंगों की मांग में इजाफे से कारोबार दोबारा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ताजिरों ने क्या कुछ कहा है। मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे 2 लाख पतंगे रोज बनती है। ये 2 लाख पतंगे जो पतंग बनती है और ये पूरे देश में सप्लाई होती है। जिस भी देश के कोने से कोई आदमी अगर मेरे को पूरे देश में सब लोग जानते हैं नासिर कैट सेंटर को। कोई भी बड़ा काम करने वाला मुझे देखते ही पहचान जाएगा नासिर कैट सेंटर वाले हैं ये। हर साल हम नया वर्जन देते रहते हैं। इस साल और कलरफुल पतंगे हमने दिए और ज्यादा कलरफुल पतंगे आई है। कान्हा जी की पतंग है, अपने कलर एक से एक कलर पतंगे आई हैं। ऐसे मान के चलें आप, हर साल नई चीज आएगी, हर साल कलरफुल पतंगे मिलती रहेंगी आपको। इस बार थोड़ा सा तेजी है मार्केट के अंदर। तेजी होने का कारण ये बरसात जो आई था उससे तीला थोड़ा सड़ गया था, तो 1.5 महीने कारोबार बंद हो गया था पतंग का। 1.5 महीने बंद होने के बाद फिर एकदम से जो तेजी आया पतंग पे, वो तेजी आने का कारण ये है कि माल नहीं बना था। थोड़ा सा तेजी है लेकिन माल बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है। ये आइडिया जो नेता लोग ये जीत के आए तो मेरे मन में खुशी होती है। या ये लोग जीत के आए तो अपन इसका जो है अकाउंट ढूंढ करके ला करके मैं जनाब इनका जो है बनाता हूँ, ताकि ये लोग देखें कि हाँ भाई हमारे भरत सिंह अपने मुख्यमंत्री जी कौन कैसे हैं और प्रधानमंत्री जी कैसे हैं। तो इनका बना करके लोग यहाँ आते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे और मेरा उत्साह बढ़ता है इस चीज बनाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन के आर की बाजार इलाके में इतवार की रात एक इमारत में आग लगी थी। इस हादसे में 8 साल बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हुई थी और 6 नेपाली शहरी लापता हो गए हैं। राहतकारी और बचाव टीमों ने आग लगने के बाद लापता शहरियों की तलाश में हिस्सा लिया ताकि लापता अफराद का पता लगाया जा सके। इस ज़िम्मन में ओहदेदार ने बात करते हुए तफसीलात बताई। लगभग 2 से 3 बजे के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें आगजनी की सूचना जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सेल है हमारा DOC, वहाँ पे सूचना मिली। उसके बाद जो वहाँ पर हमारा स्थानीय प्रशासन है वो एक्टिव हो गया और तहसीलदार साहब मौके पे थे और रात को 3 साढ़े 3 बजे से जो है आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। और इसमें जो हमारी दमकल की गाड़ियाँ हैं वो शिमला से भी आई और जो हमारा अमूजा की फैक्ट्री है वहाँ से भी आई और यहाँ से सोलन से भी हमारी कुछ गाड़ियाँ गई थी। और ये लगभग सुबह 12-1 बजे तक जो है दोपहर के 12-1 बजे तक ये कार्य चलता रहा आग बुझाने का। वैसे तो आग बुझ गई थी लेकिन अभी भी उसमें क्योंकि कुछ पार्ट्स में जो आग है अभी भी लगी हुई थी, तो उसको बुझाने का कार्य कल तक चलता रहा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में घनी धुंध ने कृष्णा बैरेज को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से हद-ए-निगाह शदीद मुतासिर हुई है। गाड़ी चलाने वालों को एहतियात बरतने और रफ्तार कम रखने की हिदायत दी गई है। माहिरीन का कहना है कि ये धुंध आज शाम तक बरकरार रहने का इम्कान है। तमिलनाडु के चेन्नई तंबारम स्टेशन पर गहरी धुंध स्मोक की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धुंध की वजह से आमद और रफ्त पर असर पड़ रहा है। मुसाफिरों को अपने सफ़र में इजाफी वक्त का ख्याल रखने पर जोर दिया गया है।
जम्मू में सर्दी की वजह से गहरी धुंध देखी जा रही है। सर्दियों की धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है। कम हद निगाह के दरमियान जम्मू और कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियां चल रही हैं। महकमा ट्रैफिक के अहदेदारों ने गाड़ियों की रफ्तार कम रखने पर जोर दिया ताकि हादसात से बचा जा सके। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गहरी धुंध देखी जा रही है। सर्द हवाओं की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि हवा का मेयार इंतहाई ख़राब दर्ज किया गया है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के लोगों के लिए थोड़ी सी आज़ादी देखना चाहते हैं। ये लोग तवील अरसे से जहन्नुम जैसी हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत के लिए तैयार है। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed. हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सरहदी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर एक अहम और दो टूक बयान दिया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अगर मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की मुहिम जोई या इश्तियाल अंगेजी की गई तो इसका जवाब मौसर और फैसला कुन होगा। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और ये कार्रवाई अपने हिकमत अमली के मुताबिक जारी है। उनका कहना है कि मुल्क की शुमाली सरहदों पर हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं, ताहम मुसलसल निगरानी और मुकम्मल चौकसी नागुज़ीर है। जनरल द्विवेदी के मुताबिक आला सतही बातचीत, राब्तों की बहाली और एतमाद साजी के इक़दामात के बायस सरहदी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद दिफाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। फौजी सरबराह ने बताया कि पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद आला तरीन सतह पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन सिंदूर की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद इंतहाई दुरुस्तगी और मजबूत हिकमत अमली के तहत किया गया। उनके मुताबिक 7 मई 2025 को 22 मिनट की तेज़ रफ्तार कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि इसके बाद 10 मई तक 88 घंटों पर मुहित मरबूत ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और बरसों से जारी जौहरी धमकियों की बयानबाजी को मौसर तौर पर गैर मौसर बनाया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 9 में से 7 तयशुदा अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सामने आने वाले रद्द-ए-अमल का नपातुला, मुतवाजन और काबू में रखा गया जवाब दिया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि हिंदुस्तानी सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में अब भी तकरीबन 8 दहशतगर्द कैंप मौजूद हैं, जिनमें से 2 बैनुल-अक़वामी सरहद और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने वाक़ हैं। फौज इन तमाम मकामात पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। दोनों तरफ से जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था। वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। फौजी सरबराह ने CAPF, खुफिया एजेंसियों, रियासती इंतजामिया, शहरी इदारों और मुख्तलिफ मरकजी वजारतों के ताउन को सराहते हुए कहा कि वाज़ेह सियासी हिदायत, फौजी क़यादत को मुकम्मल आज़ादी और तीनों अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी ऑपरेशन सिंदूर की नुमाया खुसूसियात रहीं। उनके मुताबिक मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि कौमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों, बाहमी हम आहंगी, खुद कफालत और जदीद इख्तरा के जरिए ही जीती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।
ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। अमरीकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है, जबकि मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। इस सूरत हाल पर पेश है ये रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात बरकरार रखेगा उस पर अमरीका 25% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। इस ऐलान को आलमी तजारत के लिए एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के साथ तजारत करने वाले कई अहम ममालिक इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए ये मामला खास अहमियत रखता है, क्योंकि वो पहले ही अमरीका की जानिब से आयद 50% बुलंद महसूलात का सामना कर रहा है और अब एक नए तजारती दबाव का खदशा पैदा हो गया है। हिंदुस्तान ईरान के 5 बड़े तजारती शराकतदारों में शामिल है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 में हिंदुस्तान ने ईरान को 1 अरब 24 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की, जबकि ईरान से 44 करोड़ डॉलर की दरामदात की गईं। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तजारती हुजम 1 अरब 68 करोड़ डॉलर रहा। तेहरान में वाक़ई हिंदुस्तानी सफारत खाने के मुताबिक हिंदुस्तान और ईरान अहम तजारती शराकतदार हैं। हिंदुस्तान ईरान को चावल, चाय, चीनी, अद्वियात, मसनूई रेशे, बरकी आलात और मसनूई जेवरात बरामद करता है, जबकि ईरान से खुश्क मेवाजात, कीमियाई मसनूआत और शीशे से बनी अशिया दरामद की जाती हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह मंसूबे में भी हिंदुस्तान का किरदार किलीदी हैसियत रखता है। दोनों ममालिक ने 2015 में चाबहार की शहीद बहिश्ती बंदरगाह को मुश्तरका तौर पर तरक्की देने के लिए मुआहिदा किया था। ये बंदरगाह हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक बराह रास्त तजारती रसाई फराहम करती है और इलाकाई राब्ते के लिए एक मुतबादिल रास्ता समझी जाती है। हाल ही में अमरीका ने चाबहार बंदरगाह पर हिंदुस्तानी सरगर्मियों के लिए दी गई पाबंदियों में छूट को मजीद 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, जिसे हिंदुस्तान की सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप के ताज़ा ऐलान के बाद मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की जैसे ममालिक को भी नए अमरीकी टैरिफ के बायस दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।